करोड़ों लोगों को जिंदगी की जंग जिताने वाले नेल्सन मंडेला आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। महात्मा गांधी के बाद ये नेल्सन मंडेला ही थे जिन्होंने अपने संघर्ष और कुर्बानियों से दुनिया भर में अपने लिए खास जगह बनाई। इस संघर्ष की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की तकदीर बदल गई और तकदीर बदलने वाला युग पुरुष एक ही था और युग पुरुष कभी नहीं मरा करते। वो एक ऐसी जिंदगी थी जिसे कोई भी देश याद नहीं रखना चाहता। जिंदगी क्या थी? गुलामों से भी बदतर। जंजीरों से जकड़ी हुई, बच्चों का नाम तक रखने की आजादी माता पिता को नहीं थी। इसी दौर में दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव मेजो में थेम्बू कबीले के मदीबा राजघराने में गडला मदीबा के घर एक मेहमान आया। तारीख थी 18 जुलाई 1918। नए मेहमान को नाम दिया गया रोहेल्ला हला। कबीले की बोली में इसका मतलब होता है मुसीबत खड़ी करने वाला। तब शायद पिता ने सपने में भी न सोचा होगा कि उनका बेटा गोरी हुकूमत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियां, कलकल करते निर्मल पानी के झरने और घना जंगल। नटखट दोस्तों की संगत में रोहेल्ला हला का बचपन बीता। इसी बीच एक दिन पिता को गोरी हुकूमत ने बेदखल कर दिया। उनके अधिकार छीन लिए गए। परिवार पर आफत आ गई। मां रोहेल्ला हला और उसके भाई बहनों को लेकर कुनू गांव जाकर रहने लगी। वहां उनके कई रिश्तेदार थे जिनका बड़ा सहारा मिला। मां पर दबाव था। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन पिता ने अपना धर्म खोसा नहीं छोड़ा। रोहेल्ला हला ने स्कूल जाना शुरू किया तो वो दूसरे बच्चों की तरह कंबल से बदन ढांक कर नहीं गए, बल्कि पिता की फुल पैंट काट कर बनाई गई हाफ पैंट पहनकर गए। इस हाफ पैंट में बटन नहीं थे और वो कमर में सुतली बांधकर जाते थे। गोरी टीचर ने जाते ही नाम बदल दिया। अब रोहेल्ला हला नेल्सन मंडेला हो गए थे। बाल मन पर पहला आघात। When I went to school, the lady teacher, Miss Mdingane, asked, "What is your name?" I told him my African name, Khorislas. She says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, "You are from today, you are going to be Nelson." स्कूल में दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ भी ना पढ़ाया जाता, ना ही वहां की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया जाता। नेल्सन को यह कचोटता था। उन्हें दूसरी बार झटका लगा। दिलो दिमाग में कहीं बगावत का बीज पड़ चुका था। कुछ दिन ही बीते थे कि पिता चल बसे। परिवार पर एक और संकट। मां नेल्सन को साथ लेकर एक दूसरे गांव गईं। वहां के राजा जोगिन ताबा पर नेल्सन मंडेला के पिता के अनेक उपकार थे। जोगिन ताबा ने फैसला किया कि वो अपने बेटे के साथ नेल्सन को पढ़ाएंगे और वो शाही महल में ही रहेंगे।
शाही महल में हर विषय के विद्वान थे। नेल्सन को उनकी सोहबत में अपने वतन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। इसके बावजूद स्कूल में काले और गोरे में भेदभाव किया जाता था। नेल्सन के दिल में मुक्ति का पौधा जवान हो रहा था। साथ ही साथ जवान हो रहे थे नेल्सन मंडेला भी। राजा जोगिंताबा के महल में 16 साल का होने पर बाकायदा मर्द बनने की रस्म होती थी। नेल्सन को इस रस्म के बाद वयस्क घोषित कर दिया गया। इसके बाद नेल्सन को करीब 75 किलोमीटर दूर एक बोर्डिंग स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए भेजा गया। राजा खुद नेल्सन को कार में कैजवेनी से कॉर्लबेरी इंस्टीट्यूट छोड़ने गए और एक जोड़ी जूते उपहार में दिए। तब तक नेल्सन राजा के बेटे के साथ नंगे पांव ही स्कूल जाते थे। यहां पर नेल्सन ने फैसला किया कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए उन्हें दुनिया भर में आवाज फैलानी होगी और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी सीखी। इसके बाद हील टाउन के ब्यूफोर्ट वेस्लिन कॉलेज में नेल्सन ने एडमिशन लिया। हील टाउन के ब्यूफोर्ट वेस्लिन कॉलेज और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के सबसे अच्छे फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी कॉलेज में नेल्सन पढ़ रहे थे। यहां अश्वेतों के साथ भेदभाव ने उन्हें हिला दिया। राह चलता हर अंग्रेज अश्वेतों को हुक्म देता था। नेल्सन ने इसका डटकर विरोध किया। नौबत यहां तक आ पहुंची कि कॉलेज से निकाल दिए गए। राजा जोगिंताबा इससे बेहद खफा थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ साथ नेल्सन का ब्याह रचाने का फैसला किया। नेल्सन और राजकुमार जस्टिस शादी नहीं चाहते थे। वो दोनों भागकर जोहानिसबर्ग जा पहुंचे। वहां गोरी सरकार के अत्याचारों ने नेल्सन को विद्रोही बना दिया। किसी तरह छोटी मोटी नौकरियां करते ग्रेजुएशन किया और कानून की पढ़ाई की। जोहानिसबर्ग ने नेल्सन को पूरी तरह बदल दिया। इसी दौर में उन्होंने महात्मा गांधी को अपना हीरो माना। गांधी उनके इंस्पिरेशन थे। महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहाँ जो लड़ाई की इसलिए कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको समानता मिले। उनको खुद ही जब ट्रेन से धक्के मार करके निकाल दिया गया था तो वो स्वाधीनता की लड़ाई के लिए नहीं लड़े, आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, वो बराबरी की लड़ाई के लिए लड़े। और इसलिए गांधी ने दोनों की शुरुआत कर दी वहाँ पे। और इसलिए जो साउथ अफ्रीका में लड़ाई शुरू हुई उन दोनों पहलुओं पर महात्मा गांधी ने पहले ही एक अच्छी शुरुआत कर दी थी। He held Gandhi ji in very high esteem. You know, he saw him as a freedom fighter. He saw him as a fighter for human rights. You know, he regarded him as his own role model. गांधी जी उन दिनों भारत में महात्मा बन चुके थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उन्होंने जो आवाज उठाई थी, नेल्सन पर उसका बहुत असर पड़ा था। वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। It was when I came into the African National Congress that I realized that Xhosas are only a part of the African people. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. इसी दौरान उनकी मुलाकात एवलीन से हुई। आगे जाकर एवलीन से उन्होंने शादी कर ली। 1946 में
खान मजदूरों ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल शुरू कर दी। वो अपने अधिकार मांग रहे थे। गोरी सरकार ने हड़ताल को बेरहमी से कुचल दिया। फौज ने कई मजदूरों को गोलियों से भून दिया और सैकड़ों घायल हो गए। इसी साल वहां रहने वाले भारतीयों के अधिकार भी हुकूमत ने छीन लिए। भारतीयों ने इसके विरोध में डटकर अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को भी कुचल दिया गया। लेकिन नेल्सन भारतीयों के अहिंसात्मक आंदोलन और गांधी जी की प्रेरणा से अभिभूत थे। He believed in Gandhian methods of struggle and the prosperity of the country. I mean, he envisaged can only be sustainably built through the cooperation of all the sections of the people, rather than antagonizing, one powerful group, and that will lead to very destructive confrontation. 1949 में गोरी सरकार ने नए नए रंगभेदी कानूनों की झड़ी लगा दी। अलग अलग नस्ल के लोग शादियां नहीं कर सकते थे। नस्ल के आधार पर आबादी को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। उनके इलाके भी अलग अलग कर दिए गए थे। इस तरह जो काम अब तक जबरन होता था, वो अब कानूनी शक्ल ले चुका था। Apartheid was actually started in 1948 by the Boers, by the Afrikaans. And the Afrikaans brought in this terrible segregation of color and made it institutional. In the British days, there was terrible racial, there was racial discrimination, very great violation of human rights. इस सबसे मंडेला परेशान थे। उनकी कांग्रेस युवा लीग ने ठीक महात्मा गांधी जैसा ही असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसके तहत शांतिपूर्ण ढंग से सरकार का विरोध किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को फिर कुचलने की कोशिश की। फायरिंग में अनेक अफ्रीकी नागरिक मारे गए। महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल गांधी भी इन दिनों अफ्रीका में थे और अफ्रीकी इंडियन कांग्रेस के सदस्य थे। जंजीरों से जकड़े एक गुलाम देश में राजसी ठाठ-बाट छोड़कर सारी उम्र सलाखों के पीछे काटने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता। नेल्सन मंडेला ऐसे ही एक फरिश्ते थे। आंदोलन साल दर साल जोर पकड़ता रहा। हुकूमत का दमन भी जारी रहा। आखिरकार 1952 में मंडेला और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय और अफ्रीकी नागरिकों ने इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए। मंडेला को राजद्रोह का दोषी ठहराया गया। यहां तक
कि मंडेला के बेटे के जन्मदिन की पार्टी को भी राजनीतिक सभा माना गया। उस पर बंदिश लगा दी गई। मंडेला जेल से छूटे तो फिर आंदोलन का सिलसिला तेज हो गया। वो लोगों के हक में वकील के रूप में लड़ते थे और इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उन्हें देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। He is an icon. He is an icon for millions of people all over the world. Such a fighting spirit. Wonderful fighting spirit. मंडेला अपने देश में लोकनायक बन चुके थे, लेकिन गोरी सरकार की नजर में खतरनाक मुजरिम। 1953 में उन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद वो खुफिया सभाएं और आंदोलन का नेटवर्क बनाते रहे। आखिरकार 2 दिन के एक सम्मेलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने 1955 में अपनी आजादी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई रंग भेद, जाति भेद, लिंग भेद और धर्म भेद से निरपेक्ष सरकार पर जोर देता था। Made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. इन्हीं दिनों मंडेला पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए। कुछ दिन ही बीते थे कि एक बार फिर देश भर में छापामारी शुरू हो गई। आंदोलन से जुड़े लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। नेल्सन मंडेला पर 5 साल के लिए फिर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिसंबर 1956 में राजद्रोह के आरोप में मंडेला एक बार फिर जेल में डाल दिए गए। उन पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप था। इसी दौर में उनकी प्रिय पत्नी एवलीन ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। एवलीन का कहना था कि नेल्सन परिवार और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में से किसी एक को चुन ले। देश की खातिर घर टूट गया। कुछ समय बाद मंडेला की मुलाकात एक समाज सेविका विनी फ्रेंड मदिक जैला से हुई। 1958 में दोनों की शादी हो गई। 2 साल बाद फिर देश में आंदोलन तेज हो गया और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। मंडेला एक बार फिर जेल के अंदर। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी। 1960 में मंडेला छोड़ दिए गए, लेकिन राजद्रोह का मुकदमा चलता रहा। अगले साल इस मुकदमे से भी वो बरी हो गए। इस बीच एक दौर ऐसा भी आया जब थोड़े समय के लिए उन्हें लगा कि शायद अहिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। In the beginning, he was thinking that Gandhi ji's satyagraha would be a way forward, and he adopted that in the early days of the struggle. But then he realized that it was impossible with non-violence to combat such aggressive apartheid system. It was brutal, and that brutality, I think, made him realize that there had to be some Umkhonto ki Wesizwe, the military wing also had to come in and play its role also. Mandela, at certain point, came to believe that without violence and without resorting to force, the evil system cannot be. And that is how, even though in the ANC there was a debate whether violence should be adopted or whether peaceful method, the Gandhian method, but Mandela sort of led the faction which wanted a violent
struggle, and that is when he started the Umkhonto wa Sizwe, the spear of the nation. कांग्रेस ने एक अलग संगठन बनाया जो सशस्त्र क्रांति की हिमायत करता था। मंडेला इसके कमांडर थे। There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. इस संगठन के लोगों को बाकायदा शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस संगठन ने सरकार की नींद उड़ा दी। गोरी हुकूमत ने एक बार फिर अगस्त 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मंडेला ने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी रंगभेद से लड़ता रहा हूं और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. 2 साल की सुनवाई के बाद मंडेला और उनके 7 साथियों को आजन्म कैद का दंड सुनाया गया। जेल में उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं। मंडेला की पत्नी विनी मंडेला को भी सरकार ने नहीं बख्शा। उन पर 13 साल तक पाबंदी रही और जेल में डाल दिया गया। देश भर में नेल्सन मंडेला के समर्थन में आजादी की आग फैल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रिटोरिया सरकार पर भारी दबाव था। जो रंग भेद की नीति थी साउथ अफ्रीका में, वो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डिक्लेयर हो गई थी यूनाइटेड नेशन से। विश्व के बहुत सारे देश उसके खिलाफ थे। इवन पश्चिमी जो देश थे उनमें बहुत सारी एजेंसियां और लोग उसके खिलाफ थे। हारकर 31 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति बोथा ने मंडेला की रिहाई का ऐलान किया, लेकिन उन पर इस तरह की शर्तें थोपी जो किसी भी देशभक्त को मंजूर नहीं हो सकती। If Mr. Mandela gives a commitment that he will not make himself guilty of planning, instigating or committing acts of violence for the furtherance of political objectives, I will in principle be prepared to consider his release. अपने देश की किस्मत बदलने वाले नेल्सन मंडेला की बदौलत दक्षिण अफ्रीका आज दुनिया के तमाम देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इस बीच राष्ट्रपति बोथा ने त्यागपत्र दे दिया और डी क्लार्क नए राष्ट्रपति बने। मंडेला और क्लार्क के बीच चर्चाओं के कई दौर चले। कभी लगता मंडेला अब रिहा होने ही वाले हैं, कभी ये आशा धूमिल पड़ जाती। आखिरकार 2 फरवरी 1990 को डी क्लार्क ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। इसमें सभी पार्टियों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई का फैसला सुनाया और सारी पाबंदियां हटा ली गईं। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सुनहरा अध्याय इसी दिन लिखा गया। Now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February at about 3 p.m. ऐलान के एक हफ्ते के बाद क्लार्क और मंडेला के बीच चर्चाओं का लंबा दौर चला और 11 फरवरी 1990 की दोपहर
3:30 बजे नेल्सन मंडेला 27 साल बाद जेल से बाहर आ गए। रिहाई के बाद मंडेला दुनिया भर में लोक नायक की तरह थे। वो दुनिया के तमाम देशों की यात्रा पर गए और लौटकर जुलाई 1991 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। देश में नए चुनाव का माहौल बनने लगा था। क्लार्क और मंडेला दोनों ने ही आजादी की दिशा में कदम बढ़ाए थे। इसलिए 10 दिसंबर 1993 को ओस्लो में दोनों नेताओं को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अप्रैल 1994 में चुनाव हुए और नेल्सन मंडेला की पार्टी को बहुमत मिला। 10 मई को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल के 5 साल में दक्षिण अफ्रीका में बदलाव की बयार बही। Once he was elected the president of the country, I think his own policies, both domestic policies and foreign policies, were very based on certain fundamental values and fundamental principles of democracy, principles of socialism, principles of Ubuntu. And it is, I think, very important to remember that in South Africa, under Mandela, the largest amount of social welfare measures were taken in terms of upliftment of the poorest of the poor, in terms of improvement in Soweto or in the social conditions of the people. Can you imagine? I mean, that he wants everybody to take out of their systems any hatred they've had, any suffering they've had. Speak out, clear yourself, and so that you can go forward and not look at your tormentors as tormentors any longer, but as comrades to build a new South Africa, non-racial, non-sexist. Again, a remarkable feat. And the fact that a country was reborn without bloodshed. I think there's been no parallel, really. And that he has been able to achieve what he set out to do, which many people are not able to do that. भारत और महात्मा गांधी उनकी जिंदगी में प्रेरणा स्रोत का काम करते रहे। इसी कारण उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। India was the first country to voice the abhorrence of apartheid to the world. We salute you in the name of the African National Congress and the millions of the oppressed, fighting people of South Africa. India's link with South Africa in respect of the liberation struggle thus goes back to the days of this great man, Mahatma Gandhi, whose 21 years stay in South Africa are looked upon by us as important years for humanity. With that historic background of our fraternal struggle, we are here to further cement fraternal commitment to continue till victory is achieved. Our victory will be your victory. Indeed, victory for the entire world. कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने खुद ही राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया।
अपने आखिरी सफर पर जाने से पहले तक नेल्सन मंडेला अपने बचपन के गांव कुनू में ही रहे। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, ये दो ऐसे नाम हैं जो एक रोशनी के चिराग की तरह सारी दुनिया को रास्ता दिखाते रहेंगे। महात्मा और मंडेला मरकर भी अमर हैं। Great people live on. Great people don't die. That's my feeling. They live on. They live on the hearts of people who love freedom and the respect for dignity and human dignity of mankind. And he's such an icon that he will live on. I'm absolutely certain of that. He will.